Hello students, I welcome you to the class again. हमने डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन प्रीवियस लेक्चर में किए हैं. अब मैं मोशन की डिस्कशन करूंगा. मोशन की डिस्कशन में हम कुछ पैरामीटर्स रखेंगे जिसमें दो पैरामीटर बेसिकली होगी. एक पैरामीटर को आप काइनेमेटिक्स कहें और दूसरे पैरामीटर को आप डायनेमिक्स कहें. राइट. काइनेमेटिक्स का मतलब मोशन की डिस्कशन उसकी सारी पैरामीटर के साथ बगैर कॉज ऑफ मोशन के, मतलब वी विल बी डिस्कसिंग मोशन थ्रू आउट विद ऑल ऑफ इट्स एसोसिएटेड पैरामीटर, लेकिन मोशन किस लिए हुई, उसकी वजह क्या थी, वो डिस्कस नहीं करेंगे. उस कॉज ऑफ मोशन का नाम हम क्या देते हैं, फोर्स. राइट. और अगर हम डिस्कशन ऑफ मोशन करें और साथ में कॉज ऑफ मोशन भी करें तो हम उसको बोल देते हैं डायनामिक्स. क्लियर. तो बेसिक चीजें ये है कि मोशन के बारे में हमें समझना है कि मोशन कब कहेंगे, मोशन कब नहीं कहेंगे. राइट. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि टू यू आई मे बी अपियरिंग टू बी एट रेस्ट. राइट. नाउ if you see me from some other planet, then what is happening is actually the earth is moving, and from other planet if you are looking at me, तो आपको मैं कैसा दिखूंगा, मूव करता हुआ. क्लियरली. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दोनों एक ही रेफरेंस फ्रेम में हैं तो तब आपको मैं रेस्ट पे दिख रहा हूं या मुझे आप रेस्ट पे दिख रहे हो. क्लियर. लेकिन जब हम अलग अलग फ्रेम की बात करेंगे तो तब हो सकता है आपकी वजह से मैं मोशन में हूं, इसकी बावजूद कि मैं एक्चुअली इस फ्रेम में रेस्ट पे हूं. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक कार में दो लोग बैठे हैं और कार चल रही है. क्लियर. तो जब कार चल रही है तो जब भी आप और मैं एक दूसरे को देखेंगे हम दोनों वही पाएंगे एक दूसरे को. यानी हमारी और आपकी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू कार चेंज नहीं हो रही है. यानी मैं भी और आप भी कार के रेस्पेक्ट में और टाइम के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है. क्लियर. लेकिन अगर हम कार में बैठे बैठे बाहर देखें या बाहर वाले हमें देखें तो हम उनको कैसे दिखेंगे या वो हमको कैसे दिखेंगे, दैट वी आर इन मूविंग मोशन. क्लियर. तो मोशन को डिस्कस करने के लिए रेफरेंस फ्रेम की बहुत जरूरत होती है कि आप किस रेफरेंस फ्रेम में देख रहे हैं. फॉर एग्जांपल आप एक लिफ्ट में हैं और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है और लिफ्ट के वॉल से आप बाहर देख सकते हैं. तो हम जब लिफ्ट के अंदर हैं तो हम एक दूसरे के वजह से तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में हैं, लेकिन जब लिफ्ट के बाहर वालों को हम देखेंगे तो ऐसा उनको दिखेगा या ऐसा हमें भी दिखेगा कि हम दोनों मोशन में हैं. क्लियर. तो हम इसी चीज के बारे में बात करते हैं. पहले काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं. तो काइनेमेटिक्स में हम डिसाइड करेंगे पहले कि मोशन किसको कहेंगे. क्लियर. देखिए आइए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मोशन की बात करूं, आप ऐसे कहेंगे कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम or its direction is changing with respect to time or its position and direction or both are changing with respect to a reference frame. For example मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए एक कार at t is equal to t1 पोजीशन a पे थी. एक कार t is equal to t1 पे पोजीशन a पर थी. अब यही कार थोड़ी देर के बाद हमें यहां नजर आई. सो दिस इज एट t इज इक्वल टू t2 एट पोजीशन b नजर आई. तो कार की डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर हुई, इधर की तरफ हुई. आप गौर करें कि डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आ रही है. डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सेम, लेकिन कार की पोजीशन a से b में चेंज हो जा रही है. कब, विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इसका मतलब दिस कार is in motion with respect to time. Clear? Now similarly suppose एक और एग्जांपल ले लें कि इनिशियली मान लीजिए एक बॉडी इधर के तरफ जा रही है at t is equal to t1. Say it is going towards this direction. Right? Now after some time we found that the body is changed its direction at t is equal to t2. अब देखिए डायरेक्शन चेंज हो गई. पहले इधर की तरफ डायरेक्शन थी, अब यही डायरेक्शन इधर की तरफ हो गई.
तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो गई। तो यहां पर हम क्या बोले कि विद रेफरेंस टू डायरेक्शन चेंज, with respect to direction change, the body is in motion. The body is in motion. Clear? यहां हमने बात की कि पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है, यहां हमने बात की कि डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। लेकिन एक दूसरी रिलेशन में हम देखें कि मान लीजिए आप इसको एक फिक्स रेफरेंस बोलें, लेट अस से आपने इसको एक फिक्स्ड रेफरेंस बोला। क्लियर? अब आप देखिए कि सपोज करिए एक कार पहले यहां पर थी, जब कार पोजीशन ए पर थी तो इसने इतना डिस्टेंस कवर किया हुआ था इस रेफरेंस से। क्लियर? थोड़ी देर के बाद यही कार सपोज मुझे यहां नजर आती है, एट पोजीशन बी नजर आती है। तो अब देखिए इसी कार की डिस्टेंस उस रेफरेंस से इतनी हो गई। अब मैं टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि एक कार इस रेफरेंस से, इस फिक्स रेफरेंस से इतनी डिस्टेंस पर पहले थी, यही कार इसी फिक्स रेफरेंस से इतने डिस्टेंस पर बाद में है। तो इसका मतलब हुआ कि इस कार की पोजीशन चेंज हो रही है किसके रेस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू फिक्स रेफरेंस। तो इसका मतलब इस फिक्स रेफरेंस के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि ये कार किसमें है? मोशन में है। तो हम बोलेंगे हियर मोशन इज डिसाइडेड विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड रेफरेंस। क्लियर? अब देखिए हमने जो बात करी, हमने कहा कि अगर पोजीशन चेंज हो जाए टाइम के रेस्पेक्ट में, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए टाइम के रेस्पेक्ट में, या अगर पोजीशन या डायरेक्शन चेंज हो जाए किसी फिक्स रेफरेंस के हिसाब से, तो हम उस चीज को कहेंगे मोशन में है। क्लियर? तो मोशन में कहने का मतलब ये होता है कि हम ये देखें कि पोजीशन या डायरेक्शन या दोनों टाइम या किसी दूसरी चीज के रेफरेंस में चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। अगर चेंज हो रही है तो इसका मतलब हम कहेंगे कि बॉडी इज इन मोशन। क्लियर? अब आइए कि हम देखें कि मोशन कितने किस्म की हो सकती है, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि मोशन के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें ये डिसाइड करने के लिए कि बॉडी मोशन में है या नहीं। राइट? आइए हम उसकी बात करें। अब देखिए जब हम पैरामीटर्स ऑफ मोशन की बात करेंगे, लेट अस टॉक अबाउट नाउ पैरामीटर्स used in motion। पैरामीटर्स का मतलब किन किन चीजों की जरूरत हमें पड़ेगी ये स्टडी करने के लिए कि बॉडी मोशन में है या बॉडी किस तरह की मोशन में है। तो सबसे पहली पैरामीटर का नाम होता है, द फर्स्ट पैरामीटर इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पहली पैरामीटर को हम बोलेंगे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? दूसरी पैरामीटर को हम बोलेंगे स्पीड और वेलोसिटी। ये उसकी दूसरी पैरामीटर हो गई। अब जो तीसरी पैरामीटर है उसके बारे में जब हम बात करेंगे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। बॉडी एक्सेलरेट कर रही हो सकती है या बॉडी रिटार्ड कर रही हो सकती है। और जो लास्ट पैरामीटर की अब हम बात करेंगे उसको हम बोलेंगे टाइम टेकन। मतलब ये कम से कम 4 पैरामीटर्स हमें डिस्कस करने पड़ेंगे या हमें उसकी स्टडी करनी पड़ेगी टू से दैट द बॉडी इज इन मोशन। क्लियर? तो हम इन पैरामीटर को एक एक करके समझते हैं कि पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। राइट? सबसे पहले हम सपोज डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, हम पहले इनकी बात कर लेते हैं। देखिए जब मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं हमें क्या समझना है, आप गौर से समझें कि सपोज वन फाइन मॉर्निंग आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में उतरते हैं और आप ये कहते हैं कि मुझे कनॉट प्लेस जाना है, राइट,
टू है ऑटो रिक्शा वाला। अब ऑटो रिक्शा वाला ने आपको देखकर ये समझ लिया कि आप बाहर गए हैं, आपको पता नहीं है। अब उसने क्या किया, थ्रू मेनी रूट आपको घुमा के वो कनॉट प्लेस में छोड़ दिया, राइट। लेकिन वो अगर चाहता तो एक शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू भी आपको वहां पे पहुंचा सकता था, राइट। अगर आप मैप के हिसाब से देखें तो इट इज हार्डली 1 किलोमीटर फ्रॉम न्यू दिल्ली टू कनॉट प्लेस, लेकिन उसने आपको थ्रू भाया मीडिया अलग अलग रास्तों से पहुंचाया और 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो ये जो डिस्टेंस आपने कवर की, ये जो अलग अलग रूट से आप आए, इसको तो आप डिस्टेंस कहिए, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन थी उसको आप बोले डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपकी इनिशियल पॉइंट ये है, मान लीजिए आपकी इनिशियल पॉइंट है ये, और आपकी सपोज फाइनल पॉइंट है ये, फाइनल पॉइंट है ये, क्लियर। तो सपोज आप इनिशियल से फाइनल के तरफ आने में इस तरह से एक रूट लेते हैं, क्लियर। अब जो ये रूट आपने लिया, इसमें आपकी देखिए डायरेक्शन फिक्स नहीं थी, आपकी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज होती जा रही थी। लेकिन अगर आप चाहते तो आप इस तरह से भी यहां पर आ सकते थे, क्लियर। तो इसका मतलब ये जो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ आपने कवर्ड की, कहां से कहां तक, इनिशियल से लेकर फाइनल तक, दिस टोटल लेंथ ऑफ द पाथ जो आपने कवर करी, इसको तो आप क्या बोले, डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन थी, उसको आप क्या बोले, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका तो नाम आप दीजिए डिस्प्लेसमेंट, और ये जो आपने कवर किया इसका आप नाम क्या दीजिए, डिस्टेंस। और आप एक बात का ध्यान रखें कि जब आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं आपकी डायरेक्शन डेफिनाइट नहीं है, लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं आपकी डायरेक्शन डेफिनाइट है। तो जिसकी डायरेक्शन डेफिनाइट होगी उस क्वांटिटी का नाम हम क्या देंगे, वेक्टर क्वांटिटी, और जिसकी डायरेक्शन डेफिनाइट नहीं है उसका नाम हम क्या देंगे, स्केलर क्वांटिटी। दिस इज नो डेफिनाइट direction, so this quantity may be called as scalar quantity। बस आप इतना याद रखें कि अगर डायरेक्शन डेफिनाइट है तो वेक्टर है, अगर डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है, डेफिनाइट नहीं है, तो अब आप उसको क्या बोले, स्केलर। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। आइए एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि इसको कैसे हम और थोड़ा स्टडी करें। आइए अब देखिए, consider, let us say that this is a circular path, let us say that this is a circular path, और एक बॉडी यहां से मान लीजिए A से शुरू करती है, this is a circular path and the body is starting from A and it is moving in this fashion, that is the body is trying to move in anti-clockwise direction, right? Consider this body reaches this position B and the angle at the center is made as 90 degree, okay? बॉडी A से स्टार्ट करती है, बॉडी B पर जाती है, थ्रू दिस पाथ जाती है, मान लीजिए रेडियस ऑफ द पाथ R थी, ठीक है। तो अगर ये रेडियस R है और ये भी रेडियस R होगी, तो अब आप गौर करें कि डिस्टेंस कितनी हुई, देखिए डिस्प्लेसमेंट तो ये हुई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या हुई, ये वाली चीज हुई, ठीक है। तो हम कैसे बोलेंगे कि A to B जो स्ट्रेट लाइन पाथ है इसको तो आप क्या बोले, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन A to B जो आर्क पाथ है इसको हम क्या बोले, डिस्टेंस, क्लियर। तो इसको हम निकालते कैसे हैं, अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाले, मान लीजिए हम डिस्प्लेसमेंट निकाले, तो हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे बोले, दिस इज, अगर सेंटर का नाम हम O दे दें तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस यू कैन सी AB स्क्वायर विल बी OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो आई कैन से AB इज अंडर रूट ऑफ OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, क्लियर। एंड दिस इज R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, सो दिस बिकम्स 2R स्क्वायर एंड अंडर रूट ले लें तो ये हो गया अंडर रूट 2R। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम डिस्टेंस भी फाइंड करें तो वो कैसे करें, देखिए अब डिस्टेंस
कितनी होगी? डिस्टेंस विल बी द लेंथ ऑफ द आर्क फ्रॉम ए टू बी, राइट? सो दिस इज लेंथ ऑफ आर्क फ्रॉम ए टू बी। अब लेंथ ऑफ द आर्क निकालने का क्या फॉर्मूला है आप जानते हैं? यू नो द फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। दिस इज द आर्क लेंथ फॉर्मूला। अब इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए टू बी जब बॉडी गई थी कितना एंगल बनाई थी ये? 90 डिग्री। तो थीटा के बदले में 90 डिग्री लिखिए। सो दिस इज 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। क्लियर? So this becomes 1/4, this is 1/4 and 4 cancel with 2, so this is equal to only pi r by 2. Now the distance is pi r by 2 and the displacement is √2r. This is how we used to find distance and displacement. Clear? And please remember, this displacement has a certain definite direction, therefore this has to be vector quantity, and this distance, the direction is continuously changing, so therefore this is a scalar quantity. Clear? Now we'll go to the another parameter, right? Let's go to other parameter. Now the other parameter number 2 is speed or velocity. क्लियर? अब देखिए स्पीड और वेलोसिटी, इसमें कैसे थोड़ा चेंज हम करें। स्पीड के लिए हम ऐसे लिख दें, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड इन जनरली अगर मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखें तो हम लिखते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर? अब देखिए डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी अभी हमने डिस्कस किया था? स्केलर। टाइम कैसी क्वांटिटी है हमने डिस्कस किया? स्केलर। तो इसका मतलब ये दोनों ही स्केलर है, देयरफॉर दिस स्पीड विल बी स्केलर क्वांटिटी। ओके, दिस स्पीड विल बी स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली अगर हम वेलोसिटी की बात करें, अब देखिए वेलोसिटी को कैसे लिखें? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब मैथमेटिकली अगर मैं वेलोसिटी की बात करता तो वेलोसिटी को मुझे लिखना पड़ता डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है? यानी जब हम स्पीड की बात कर रहे थे हमने क्या बोला? डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे थे हमने क्या कहा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो उससे एसोसिएटेड चीज ये वाली भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? इसका मतलब वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी और स्पीड के लिए डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करेगी। बच्चों के माइंड में कई बार प्रॉब्लम आती है कि सर हमें समझ नहीं आता कि स्केलर और वेक्टर क्या चीज है। मतलब somebody asks you what is a scalar, you say it is something which has only magnitude. फिर कोई पूछे आपसे अच्छा बताइए वेक्टर क्या है, आप बोलते हैं इट इज समथिंग विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नाउ सपोज आई एम ए लेमैन, अब आपको मुझे समझाना है कि बताइए भाई स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है। तो देखिए मैं आपसे ऐसे कहूं कि मान लीजिए दिल्ली से मुंबई 400 किलोमीटर है। अब मैं ये तो कह रहा हूं कि कितना डिस्टेंस है, पर मैं ये नहीं बता रहा हूं कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। ठीक है? तो जब मैं डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं तो दिल्ली से मुंबई को मैं कितना बोल रहा हूं? सिर्फ 400 किलोमीटर। डायरेक्शन के बगैर कह रहा हूं, इट मींस इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब अगर मैं आपसे बोलूं दिल्ली से मुंबई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट 400 किलोमीटर है, तो इसका मतलब अब मैं डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी बोल रहा हूं।
तो ये क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली प्लीज आप याद रखें कि जब आप स्पीड की बात करें आप बॉदर ना करें डायरेक्शन क्या थी, लेकिन जब आप वेलोसिटी की बात करें यू हैव टू स्पेसिफाई व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, या किस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी। क्लियर। आइए इन दोनों चीजों के बाद अब हम तीसरी पैरामीटर की तरफ आ जाते हैं। और द थर्ड पैरामीटर विल बी, थर्ड पैरामीटर जो हमने लिखा है, अब देखिए उसमें हमने लिखा है एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। सो द थर्ड पैरामीटर विल बी एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। ये आपकी तीसरी पैरामीटर है। अब देखिए एक्सीलरेशन का क्या मतलब, एक्सीलरेशन का सिंपली ये मतलब है कि आप टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी बढ़ाते रहें, तो ये क्या हो गई, एक्सेलरेशन। लेकिन अगर मैं उल्टा बोलूं कि टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी घटाते रहें, तो ये क्या हो गई, रिटार्डेशन। इसका मतलब ये है कि जब भी आप एक्सेलरेशन की बात करते हैं आप कहते हैं कि वेलोसिटी बढ़ रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब भी आप रिटार्डेशन की बात करते हैं आप कहते हैं ब्रेक लग रही है, वेलोसिटी घट रही है। दे आर टू डिफरेंट थिंग, अपोजिट थिंग, राइट। अब एक्सीलरेशन को हम पढ़ते कैसे हैं, देखिए एक्सीलरेशन को हम कैसे पढ़ते हैं, हम बोलते हैं इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time. This is how we read acceleration. मतलब acceleration is the rate of change of velocity with respect to time. कैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दिस इज द कार, मान लीजिए एट t इज इक्वल टू 0 इसकी वेलोसिटी थी u इनिशियली, राइट। एट t इज इक्वल टू 0 मतलब जैसे ही उसने स्टार्ट की उसकी वेलोसिटी थी सपोज u, या जैसे ही आपने उसको देखा उसकी वेलोसिटी थी u। टाइम आपके लिए 0 से शुरू हुआ, ओके। फिर आपने इस कार को थोड़ी देर के बाद यहां देखा, तब टाइम t था और तब इसकी वेलोसिटी कुछ और थी, लेट से v थी। क्लियर। और अगर v को मैं u से बड़ा बोलूं, सपोज v इज ग्रेटर देन u, इसका मतलब क्या हुआ कि कार की वेलोसिटी टाइम के हिसाब से बढ़ रही है। तो बढ़ रही है मतलब कार किस तरह की मोशन में है, एक्सीलरेटेड मोशन में है, राइट। इसको हम कहेंगे एक्सीलरेशन। अच्छा, अगर यही वेलोसिटी, अगर यही वाली वेलोसिटी मान लीजिए अगर ऐसा होता कि v लेस देन u हो जाती, अगर v लेस देन u हो जाती, इसका मतलब उसकी बाद वाली वेलोसिटी इनिशियल वाली वेलोसिटी से कम हो गई, तो अब हम क्या बोलते, रिटार्डेशन बोलते। तो इन दिस केस रिटार्डिंग मोशन हो रही है, और इस वाली केस में आपने मोशन को क्या बोला, एक्सेलरेटेड मोशन हो रही है। सो दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन, दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर। तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का बेसिकली ये मतलब है। अब एक्सेलरेशन को मेजर कैसे करें वो बात देखिए। आइए अगर हम समझें इसी फिगर में, देखिए आपके पास एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी थी u, एट t इज इक्वल टू t वेलोसिटी हो गई v, और v u से बड़ी है ये आप कह रहे हैं। तो एक्सेलरेशन को आप क्या लिख रहे हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। तो अगर मैं इसको थोड़ा इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहूं, देखिए तो कैसे लिखा जाए। अगर मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ओके। अब चेंज इन वेलोसिटी को आप कैसे लिखें, v माइनस यू। क्यों, क्योंकि ये फाइनल वाली थी और ये इनिशियल वाली थी, तो चेंज क्या हुई, v माइनस यू एंड डिवाइडेड बाय t। दिस इज ए, दिस इज इक्वेशन जनरल ऑफ एक्सेलरेशन। अब आप गौर से देखें कि अगर v u से बड़ी होती, इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो जो a की वैल्यू आती वो क्या आती, वो पॉजिटिव आती। और अगर v लेस देन u हो जाती
तो फिर जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती वो नेगेटिव हो जाती, यानी ए किस में आता, ए आता आपका नेगेटिव। क्लियर? तो जो पॉजिटिव बोल रहे हो उसको आप बोलो एक्सेलरेशन, और जो नेगेटिव बोल रहे हो आप उसको क्या बोलो, रिटार्डेशन। क्लियर? सो दिस इज द थर्ड पैरामीटर एंड देन द फोर्थ पैरामीटर नाउ, and the fourth parameter will be time taken, t। मतलब बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है या एक्सिलरेट हो रही है या रिटार्ड हो रही है, इन सब कामों में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है, तो वो उसका एसोसिएटेड पैरामीटर हो गया। दिस इज द फोर्थ पैरामीटर, राइट। अब इस पैरामीटर्स को यूज करके हम कंप्लीटली मोशन के बारे में जानकारी लेते हैं और मोशन की डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में भी समझते हैं क्या क्या चीजें हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट देम वन बाय वन, राइट। किस तरह से देखें, आइए देखिए। अब देखिए, जिसको हमने मोशन कहा, इसको हमने क्या बोला कि अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है या डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है तो बॉडी को हमने बोला मोशन में है। लेकिन मोशन बहुत किस्म की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यू ड्राइव ए कार विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट मीन्स यू आर कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस टाइप ऑफ मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन, राइट। लेकिन अगर आप वेलोसिटी चेंज करते रहे टाइम के हिसाब से, स्पीड चेंज करते रहे टाइम के हिसाब से, तो इसका मतलब आपकी वेलोसिटी और टाइम में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं हुई। तो इस तरह की मोशन को हम क्या बोले, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब ब्रॉडली स्पीकिंग इस मोशन की दो कैटेगरी हो सकती है। वन कैटेगरी इज यूनिफॉर्म मोशन and another category is non-uniform motion। दो बेसिक कैटेगरी में हमने मोशन को डाला। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि बॉडी का वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस केस में हम बोलेंगे v इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर? और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि v कांस्टेंट नहीं है, v इज नॉट कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रखें तो मोशन को यूनिफॉर्म बोले, डायरेक्शन भी सेम रखें तो वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोशन इज यूनिफॉर्म। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सीलरेशन, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसकी डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर नॉट बीइंग केप्ट कांस्टेंट, वो थ्रू आउट चेंज होती जा रही है। सच टाइप ऑफ मोशंस आर कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर एक हाईवे पे मूव कर रहे हैं और एक हाईवे पे हम एक ही स्पीड पे चल रहे हैं तो इस तरह की मोशन को हम क्या बोले, यूनिफॉर्म मोशन। पर मान लीजिए एक कंजेस्टेड रोड में हम चल रहे हैं, हमें ब्रेक लगाने पड़ रहे हैं, एक्सेलरेट करना पड़ रहा है, रुकना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है डायरेक्शन, इस तरह की मोशन को हम क्या बोले, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? सो इन जनरल लाइफ वी से द मोशन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या क्या चीजें आती हैं, पहले हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आइए, अब देखिए, जब हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम बोलते हैं, पहले हम देखते हैं जी इसका डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप कैसा होगा। डिस्टेंस वर्सेस टाइम रिलेशनशिप किस तरह का होगा। देखिए, उसमें हमें यह समझना है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक एक्सिस में हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करें, इस एक्सिस में मान लीजिए हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करें और इस एक्सिस में मान लीजिए हम टाइम को रिप्रेजेंट करें। हमने एक फ्रेम ले लिया, उसमें हम कह रहे हैं वाई एक्सिस में आप डिस्टेंस रिप्रेजेंट कीजिए, एक्स एक्सिस में आप टाइम रिप्रेजेंट कीजिए, और मोशन को किस तरह से डिस्कस कीजिए कि मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म। अब देखिए, यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब, द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? तो हम कहते हैं कि मान लीजिए इतने टाइम में बॉडी ने इतना डिस्टेंस कवर किया, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज d1
एंड दिस टाइम इज t1। क्लियर? तो अगर हम इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट निकालें तो कॉमन पॉइंट विल बी लाइक दिस इज द कॉमन पॉइंट। ये पहली पॉइंट हमें मिल गई। लेट अस नेम देम ए। अब आप जानते हैं कि मोशन कैसी है? यूनिफॉर्म। तो अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो और उतना टाइम में, जितना टाइम आपने यहां लिया और इतना टाइम में मोशन जो होगी उसमें डिस्टेंस भी तो उतना ही कवर होगा। तो ये जितना डिस्टेंस है उतना आप और प्लॉट कर लीजिए, सपोज इतना। ठीक है? और अब आप इसके भी एक कॉमन पॉइंट ले लीजिए। सो द कॉमन पॉइंट विल बी नाउ हियर, दिस इज अगेन अनदर कॉमन पॉइंट, and if you join them by a straight line you will be getting a straight line graph. Clear? So let us name them. This point is B. Clear? दोबारा से देखिए, हमने क्या बोला कि एक ओरिजिन लीजिए, एक ओरिजिन के अबाउट डिस्टेंस और टाइम को प्लॉट कीजिए। हमने बोला कि सपोज इतना डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया इनिशियली इतना टाइम में। अब अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब और उतना डिस्टेंस को ट्रेवल करने में नेचुरली और उतना ही टाइम लगेगा। तो ये दोनों टाइम बराबर है हमारे लिए और ये दोनों डिस्टेंस भी बराबर होंगे हमारे लिए। क्लियर? तो सपोज ये जो डिस्टेंस है आपका, अब आप इस डिस्टेंस को क्या बोल दीजिए? d2 बोल दीजिए। और जो ये वाली टाइम थी आपके पास, इस वाली टाइम को आप बोल दीजिए t2। क्लियर? तो जो ग्राफ हमें मिली ओरिजिन से रिलेटेड वो कैसे मिली? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिली। अब देखिए, अगर मैं इसको इस तरह से ज्वाइन करूं और इस पॉइंट का नाम C दे दूं तो क्या आप बता पाएंगे कि ये कितना हुआ? हाउ मच इज दिस? दिस विल बी इक्वल टू C। दिस होल इज d2 एंड दिस इज d1। सो दिस विल बी, दिस पोर्शन विल बी व्हाट? d2 माइनस d1। तो हम इसको लिखें d2 माइनस d1। और यहां देखिए ये टाइम कितनी है? t2। ये टाइम कितनी है? t1। तो दिस रिमेनिंग विल बी हाउ मच? t2 माइनस t1। तो ये जो टाइम आपके पास आ गई, दिस इज t2 माइनस t1। क्लियर? अब अगर आप इस एंगल को थीटा बोले, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा। सो नाउ इन दिस ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, हाउ मच इज tan theta? प्लीज चेक। tan theta will be equal to perpendicular by base, right? So tan theta is BC divided by AC, and BC will be what? D2 minus D1. So this is D2 minus D1 divided by this is T2 minus T1. So this D2 minus D1 is how much? ये क्या चीज है? This is distance moved। बॉडी ने ये डिस्टेंस मूव की विद रिस्पेक्ट टाइम। और ये क्या चीज है नीचे वाली? दिस इज टाइम टेकन। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम विल बी सेड एज व्हाट? स्पीड। नाउ यू प्लीज रिमेंबर दैट अगर आपने डिस्टेंस टाइम की ग्राफ बनाई है तो जो tan थीटा की वैल्यू आ रही है वो क्या मिल रही है आपको? स्पीड। और tan थीटा को आप क्या कहते हैं? दिस tan थीटा इज द स्लोप। किसकी स्लोप? डिस्टेंस टाइम की स्लोप। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस वर्सेस टाइम। तो इसका मतलब हमने एक कंक्लूजन निकाला कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देती है? स्पीड। सिमिलरली मान लीजिए डिस्टेंस ना प्लॉट करके आप डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करते, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ प्लॉट करते, तो उसकी स्लोप आपको क्या मिलती? वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम की स्लोप आपको क्या दे रही है? स्पीड। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम की स्लोप आपको क्या देगी? स्पीड। ठीक है? इसके बाद हम नेक्स्ट पैरामीटर अभी डिस्कस करते हैं। अब देखिए, हमने ये सीखा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है स्पीड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम की ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? वेलोसिटी। ठीक है? तो देखिए, अगर हम इसको यूटिलाइज करें, अगर हम समझे कि एग्जामिनर एक क्वेश्चन पुटअप करना चाहता है, कैसे हमसे पूछेगा, क्या हमसे पूछ सकता है? देखिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि सपोज एक क्वेश्चन में हमें इस तरह की एक फिगर गिवन है कि मान लीजिए इधर डिस्प्लेसमेंट प्लॉट की जा रही है और इधर टाइम प्लॉट किया जा रहा है।
सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं हम और हमें दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन ग्राफ गिवन है। सपोज दिस इज फॉर VA, दिस इज फॉर VB, या दिस इज फॉर A, दिस इज फॉर B, इस तरह से कुछ भी हमें गिवन है। और ये वाली एंगल को आप मान लीजिए अल्फा है और आप इस वाले एंगल को ऐसे मान लीजिए बीटा है। दिस एंगल इज अल्फा एंड बीटा एंड द क्वेश्चन सेज के विच वेलोसिटी इज ग्रेटर। मान लीजिए ऐसा एक क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सी वेलोसिटी ग्रेटर है। अब हमने ये सीखा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम की ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी। तो हम देखेंगे कि इन दोनों में किस ग्राफ की स्लोप ज्यादा है। क्लियर। तो अगर हम बात करें कि मान लीजिए देखिए सपोज दिस इज फॉर VA, दिस इज फॉर BB, तो हम देख रहे हैं कि स्लोप VA इज ग्रेटर देन स्लोप VB। क्यों है ऐसा? वाई इट इज सो? क्योंकि एज बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। आप गौर से देखिए हमारे ग्राफ में क्या चीज है, बीटा अल्फा से बड़ी है। इसका मतलब कि tan बीटा मस्ट बी ग्रेटर देन tan अल्फा। तो इसका मतलब यह हुआ कि स्लोप B वाले का स्लोप A वाले से बड़ा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो जिसकी स्लोप बड़ी, हमने वही सीखा है, उसकी वेलोसिटी बड़ी। तो इसका मतलब यह हुआ कि देयरफॉर VA इज ग्रेटर देन VB। दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर। अब एक दूसरे क्वेश्चन में भी देख लेते हैं कि वो किस तरह की होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास एक रिलेशनशिप हो इस तरह की। लेट अस से कि हमारे पास एक रिलेशनशिप है, मान लीजिए इस तरह की। दिस इज 1 अपॉन डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज 1 अपॉन टाइम। इसकी ग्राफ है। क्लियर। और हमारे पास दो ग्राफ अभी भी है, ये फॉर B है, ये फॉर A है। और हमें यहां गिवन है ये वाली एंगल अल्फा है, एज इन द प्रीवियस क्वेश्चन यहां पर हमें ये गिवन है ये वाली एंगल बीटा है। क्लियर। अब हम देखना चाहते हैं कि इस केस में A की वेलोसिटी ज्यादा या B की वेलोसिटी ज्यादा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये बोला था ना कि जिसकी स्लोप बड़ी उसकी वेलोसिटी बड़ी। अब यहां पर जो स्लोप आप निकालेंगे तो स्लोप क्या आएगा, फॉर एग्जांपल हम करके देखते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक लाइन प्लॉट कर दूं। लेट अस से मैंने एक लाइन इस तरह से प्लॉट कर दी। ओके। अब देखिए इस छोटी वाली ट्रायंगल में अगर मैं tan अल्फा लेता हूं तो ये वाली चीज क्या आ रही है आपके पास, व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, राइट। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज 1 अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम लिखना चाहें tan अल्फा तो हम tan अल्फा को कैसे लिखें, tan अल्फा इज 1 अपॉन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई दिस इज व्हाट, ये कितनी है, this is 1 upon time because this is 1 upon time, so this is 1 upon time. And please check that this you are getting as time divided by displacement. ये अब आपको आपकी ग्राफ से मिल रही है। और tan अल्फा क्या चीज है, tan अल्फा इज व्हाट, स्लोप, राइट। तो टाइम अपॉन डिस्प्लेसमेंट को अब आप क्या कहें, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन वेलोसिटी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को आप क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो टाइम अपॉन डिस्प्लेसमेंट को आप क्या बोले, 1 अपॉन वेलोसिटी। तो इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 बाई स्लोप, 1 बाई स्लोप। अब देखिए रिलेशनशिप कैसा आ गया आपके पास कि जिसकी स्लोप बड़ी हो जाएगी उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां से आपने कंक्लूड किया कि B का स्लोप A से बड़ा था, इसलिए B की वेलोसिटी A से छोटी हो जाएगी। तो देयरफॉर हम क्या बोले, देयरफॉर VB इज लेस देन VA, क्योंकि हमें यह दिख रहा है कि जिसकी स्लोप बड़ी होगी उसकी वेलोसिटी कम होगी। क्लियर।
ये डिस्प्लेसमेंट टाइम की रिलेशन है। अब उसी यूनिफॉर्म मोशन में हम देखते हैं कि अगर हम वेलोसिटी टाइम की ग्राफ बनाएं वो कैसी बनेगी। क्लियर? आइए देखते हैं। लेट अस चेक द अनदर पैरामीटर अगेन। और अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम की ग्राफ ना बनाकर अगर हम बात करें कि वेलोसिटी टाइम की ग्राफ बनानी है तो वेलोसिटी टाइम की ग्राफ कैसी होगी। फॉर एग्जांपल ये एक हम पैरामीटर ले लेते हैं, हम इधर के तरफ रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी को और इधर के तरफ हम रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को। वेलोसिटी टाइम की ग्राफ है और किस तरह की मोशन में हम बात कर रहे हैं, द मोशन वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म। अच्छा देखिए, अब यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं, मैंने आपसे जिक्र किया है कि जब आप मोशन को यूनिफॉर्म कह रहे हैं इसका मतलब वेलोसिटी क्या हुई, कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट बोल रहे हैं तो फिर ग्राफ वेलोसिटी टाइम वाली कैसी बननी चाहिए, वेलोसिटी चेंज ना हो। वेलोसिटी कहां आपने प्लॉट किया है, इधर की तरफ, तो हमारी ग्राफ अगर ऐसे जाएगी तो वेलोसिटी बढ़ रही है, हमारी ग्राफ अगर ऐसे आएगी तो वेलोसिटी घट रही है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म बोल रहे हैं, वेलोसिटी ना घट रही है ना बढ़ रही है, तो ग्राफ किस तरह से प्लॉट करें, लाइक दिस। यहां पर आपने क्या बोला, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसी का नाम आप क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? तो सपोज करिए कि जब आपने यहां पर प्लॉट किया था, ये वाला टाइम था t1 और जब आप यहां पर आए तो आपके पास टाइम हो गया ये t2। क्लियर? और इतनी जो वेलोसिटी आपने प्लॉट की है, मान लीजिए ये है v। अब देखिए हमारे पास वेलोसिटी टाइम का ग्राफ तैयार है। क्यों स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्लियर? तो अगर हम इस ग्राफ का एरिया निकालना चाहें, दिस एरिया, how do you find this area? The area of VT graph, this area is what, length into breadth. This is how much is this part of the graph, this part of the graph is T2 minus T1। आप कहेंगे कैसे, देखिए इतना क्या था T2 और इतना ओरिजिन से क्या है T1, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट की बात की जा रही है ये कितनी हो गई, T2 माइनस T1। और इतनी ये क्या है हमारे पास, दिस इज व्हाट, दिस इज V। तो लेंथ इनटू ब्रेथ अगर हम यूज करें तो लेंथ में कितना बोल रहे हो आप, T2 माइनस T1, और ब्रेथ में कितना आप बोल रहे हो, V। क्लियर? अब आप यूनिट चेक करें, इसकी यूनिट क्या, सेकेंड, टाइम की यूनिट सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट चेक करें, इसकी यूनिट क्या, मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अगर आप इसको कैंसिल करें तो क्या आ गया आपके पास, मीटर। मीटर रिफ्लेक्ट क्या करती है कि क्या चीज है ये ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट। क्यों है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट विल बी मेजर्ड इन मीटर। मैंने डिस्प्लेसमेंट क्यों कहा, डिस्टेंस क्यों नहीं कहा, क्योंकि हमारे पास ग्राफ कैसी थी, वेलोसिटी टाइम की। तो वेलोसिटी टाइम की ग्राफ से वेक्टर मिलेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप ऐसे याद रखें कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ स्पीड टाइम की ग्राफ हो जाए, मान लीजिए कि एक स्पीड इधर की तरफ आप प्लॉट करें और टाइम यहां की तरफ आप प्लॉट करें और आपके पास कोई इस तरह का एरिया अवेलेबल हो, तो ये जो एरिया होगी ये एरिया किसकी हुई, दिस एरिया इज फॉर स्पीड टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम। और ये आपको क्या देगी, दिस विल गिव यू डिस्टेंस। और रिमेंबर दैट प्लीज कि जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें डायरेक्शन के बारे में सोचें, जब आप डिस्टेंस की बात करें डायरेक्शन के बारे में ना सोचें। अब इसको इनकॉर्पोरेट कैसे की जाती है, आपने एक चीज याद रखा अभी कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको देगी डिस्प्लेसमेंट, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ आपको देगी डिस्टेंस। अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं सो दैट आपके माइंड में थोड़ा क्लैरिटी आए कि कैसे इस तरह की चीजों को हैंडल की जाती है। लेट अस डू इट एंड फॉर दैट विल टेक ए क्वेश्चन नाउ। Now, consider that we have a graph
this is in meter and this is in second. Okay, or you say, rather we say it is in meter per second. मतलब मैं इसको बोल रहा हूं क्या, स्पीड, और इसको बोल रहा हूं टाइम. मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ किया. अब एक ग्राफ आपको सपोज इस तरह की अवेलेबल है. लेट अस से ये ग्राफ इस तरह की अवेलेबल है आपके पास. मान लीजिए ऐसे ग्राफ है. इस ग्राफ में यहां 0 है. सपोज ये वाली वैल्यू 20 है. लेट अस से दैट दिस इज से 5 सेकेंड, this is 8 second, this is say 12 second and this is say 14 second. ये आपको वैल्यूज गिवन है. और अगर हम इसको भी रिप्रेजेंट कर दें दैट दिस इज -20, ये आपको एक क्वेश्चन अवेलेबल है. राइट, इस ग्राफ को देखकर वो कह रहा है बताइए कि डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी. सपोज तो वो कह रहा है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. मान लीजिए ये हमें निकालना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इसी ग्राफ से. अब आपको मैंने क्या सिखाया कि एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ आपको देती है डिस्टेंस, और एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देती है, डिस्प्लेसमेंट. राइट, तो जब आप डिस्टेंस की बात करते हैं आप कहते हैं डायरेक्शन डेफिनाइट नहीं है, उसकी बात नहीं करेंगे. लेकिन जब आप वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं आप कहते हैं वेक्टर की बात कर रहे हैं, यानी डायरेक्शन को डेफिनाइट बोलते हैं. तो इस ग्राफ में जब आप डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस में देखिए एक तो एरिया आपके पास ये वाली अवेलेबल होगी, ये वाली एरिया, और एक दूसरी एरिया आपके पास ये वाली भी तो अवेलेबल है. क्लियर. मान लीजिए ये वाला एरिया A1 है और मान लीजिए ये वाला एरिया A2 है. तो जब आप डिस्टेंस निकालें आप सिंपली बोले एरिया A1 प्लस एरिया A2 व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग डिस्टेंस. और A1 कैसे निकालेंगे, A1 होगी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम कौन सी, लेट अस से दिस इज O, A, B, C एंड D. तो ट्रेपीजियम का नाम क्या हुआ हमारे पास, O, A, B, C. सो दिस इज O, A, B, C. दिस इज A1 एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम. A2 क्या है, A2 इज दिस एरिया ऑफ द ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका नाम दे दे E. दिस ट्राइंगल का नाम क्या है आप देखिए, CDE. दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल CDE. जब आप डिस्टेंस निकालें तो ये दोनों एरिया क्या करें, ऐड कर दें. लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालें, कैसे निकालें. अब डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपसे क्या कहा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट में इस बात का ध्यान रखना कि डायरेक्शन क्या है. राइट, तो देखिए अगर आप डायरेक्शन के हिसाब से सोचें तो ऊपर वाली चीज तो पॉजिटिव हुई लेकिन नीचे वाली चीज क्या हुई, नेगेटिव हुई. तो इसका मतलब जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालें तो ऊपर वाली एरिया को तो पॉजिटिव लें लेकिन नीचे वाली एरिया को नेगेटिव लें. क्लियर, यानी काम दोनों में वही करना है, आपको दोनों की एरिया निकालनी है. लेकिन जब आप डिस्टेंस निकालें एरिया को ऐड करें, जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालें एरिया को सब्ट्रैक्ट करें. तो दैट मीन्स दिस इज A1 माइनस A2. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन you may come in with your school exams, in your entrance exams, etc. Right? अब देखिए एक और चीज के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लें, इसको हटा देते हैं हम. आइए, सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपसे बोलूं एक क्वेश्चन लेते हैं, V इज इक्वल टू 5t प्लस 4.
सपोज हमने एक इक्वेशन गिवन है हमें, क्लियर। द क्वेश्चन सेज ड्रॉ velocity time diagram between t is equal to 0 to t is equal to 2 सेकेंड। मान लीजिए ऐसा कुछ डायग्राम आपको बनाना है। अब क्वेश्चन आपके पास ये है, एक वेलोसिटी टाइम की रिलेशन आपको गिवन है और आपको वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऑब्टेन करनी है इस रिजल्ट से। तो इनिशियल चीज आप देखिए कि t इज इक्वल टू 0 अवेलेबल है आपके पास। तो आप बोलिए कि जब t इज इक्वल टू 0 थी तो वेलोसिटी कितनी होगी। अगर t को यहां 0 लिख दें तो दिस पार्ट विल बी 0 एंड दिस 4 विल बी रिमेनिंग। तो वेलोसिटी कितनी हो गई 4। क्लियर। नाउ कब चाहिए आपको वेलोसिटी, दूसरी बार जब टाइम कितनी हो 2 सेकेंड की हो। तो हम बोलेंगे एट t is equal to 2 सेकेंड। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी, पुट करिए अपनी इक्वेशन में 5 इंटू t के बदले में 2 की वैल्यू t की वैल्यू पुट करिए प्लस 4, सो दिस इज 10 प्लस 4, सो दिस इज इक्वल टू 14। अब आपकी दो वैल्यूज ऑब्टेन कर लिया आपने, क्लियर। और अब आपको डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करें, आइए देखिए। कंसीडर इधर की तरफ वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इधर की तरफ टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि t इज इक्वल टू 0 में वेलोसिटी कितनी थी 4 थी। तो जब t इज इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी कितनी थी आपके पास, से दिस इज 4। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी आपके पास है 4। ये आपकी पहली पॉइंट आ गई। व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 the velocity was 4 unit। ये पहली चीज आपके पास आ गई। This is the first thing you obtained। अब दूसरी चीज क्या है कि जब t कितनी थी 2 सेकेंड तो वेलोसिटी कितनी आई। देखिए जब t 2 सेकेंड थी तो वेलोसिटी कितनी आई थी 40। तो जब आप t को 2 लेंगे यहां, सपोज t को आप यहां ले लें 2, तो अब वेलोसिटी कितनी है आपके पास 14। मान लीजिए ये वाली पॉइंट को हम कह रहे हैं 14 है। तो अब जो दूसरी पॉइंट आई आपके पास वो आ गई ये वाली चीज, ये दूसरी पॉइंट आ गई, ठीक है। और आप ग्राफ को जस्ट कंप्लीट कर दें इस तरह से। दिस इज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम। इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती है, क्लियर। अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करेंगे, और जो चीज आपने यूनिफॉर्म मोशन में सीखा है हम उससे थोड़ा ऊपर बात करेंगे। इस टाइम हमने बोला कि वेलोसिटी कांस्टेंट थी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने जा रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या क्या वेरिएशन होती है, क्लियर। So we'll be talking about them in detail and in our next lecture. Okay.